जो हमने कल स्टडी किया उसमें किसी को डाउट हो, कुछ तो कंफ्यूजन हो, मेरा टॉपिक पूरा क्लियर था। एक बार उसको रीडिंग करके देखा आप लोगों ने, है? सारी बातें क्लियर थी। बताओ बर्जीलियस हाइपोथेसिस किसके लिए एप्लीकेबल थी? गैसेस के लिए। अपनी मेमोरी से बताओ, नोट्स देख के नहीं बताना। बर्जीलियस हाइपोथेसिस में क्या क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर एंड प्रेशर। और किस किस के बीच में रिलेशनशिप बना था? वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स ताकि लेक्चर में आप देख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस का नंबर ऑफ एटम से रिलेशनशिप डायरेक्ट था। बट क्या वो हाइपोथेसिस फुल्ली करेक्ट थी? क्या फॉल्ट था उसके अंदर? क्या फॉल्ट था उसमें? इसमें एटम्स की बात की गई थी, लेकिन एटम्स की बात आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं। एज एटम हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इससे हम वॉल्यूम को नंबर ऑफ एटम से रिलेट कर ही नहीं सकते। दैट वाज अ मिस्टेक इन द बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बट उसकी हाइपोथेसिस कहीं कहीं सही भी हुई थी। किनके लिए सही थी? नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस कौन कौन से होते हैं नोबेल गैसेस? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, सेलेनियम, रेडॉन। आपको पता है नोबेल गैसेस में क्या स्पेशल है? उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जो उनका परमाणु है वो उनका अणु है। उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। मान लो उनको न्यूमेरिकल कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में हीलियम गैस आ गई, तो क्या फॉर्मूला लेंगे आप? जस्ट He, नॉट He2। नियोन गैस आ गई तो Ne, नॉट Ne2। वेल नोन है। उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। दैट शुड बी क्लियर। उसके बाद टॉपिक आया था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। वो किसके लिए एप्लीकेबल थी? अगेन फॉर गैसेस लाइक बर्जीलियस। वो भी गैसेस के लिए थी। उसमें क्या क्या कांस्टेंट है? प्रेशर एंड टेम्परेचर। रिलेशनशिप किस किस के बीच में था? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? उसमें वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम। बड़ा सीधा सा फंडा। अगर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे ना, तो हमें हॉल और बड़ा करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट घट जाएंगे तो खून को छोटा कर देंगे। अंडरस्टूड? वॉल्यूम का रिलेशनशिप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। बोलो। जैसे एक स्कूल में होता है, पहले एक स्कूल छोटी सी बिल्डिंग से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो स्कूल बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। इसको नई बिल्डिंग चाहिए होती है। बोलो होता नहीं होता है, तो इसको अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। तो वॉल्यूम का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशनशिप डायरेक्ट, सीधी सी बात। बोलो क्लियर हो गया? इसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमने कल स्टडी की थी। व्हाट वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस? मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस इज ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। ये लाइन सबको याद होनी चाहिए। किसी भी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस इज ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। अच्छा, वेपर डेंसिटी किसको बोलते हैं? क्या होती है वेपर डेंसिटी? अपनी मेमोरी से बताओ, घर पे रीडिंग करनी है 2 बार 3 बार कम से कम, तब बातें याद रहेंगी। बताओ वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी में क्या करना होता है? किसी भी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड करना है एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। देखो, एक बात आपको बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कल बताया नहीं था। आजकल हमें वर्ड्स में होगा डेंसिटी, जिसको हिंदी में घनत्व है। डेंसिटी तो हर चीज की होती है। डेंसिटी सॉलिड्स की भी होती है, लिक्विड की भी होती है, गैस की भी। ठोस, दस, द्रव, गैस सबकी होती है। लेकिन वेपर डेंसिटी सिर्फ किसकी होती है? ओनली फॉर गैसेस। देखो ध्यान रखिएगा इसका, ये बात मैंने कल बोली नहीं। वेपर डेंसिटी सिर्फ गैसेस की होती है और किसी की नहीं होती। वेपर डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ गैसेस के लिए। देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूं। इसे घर से सोच के आना, कुछ भी आंसर निकाल के लाना। डेंसिटी सबकी है, वेपर डेंसिटी सिर्फ गैसेस की क्यों? क्वेश्चन इज दैट, वेपर डेंसिटी गैसेस की क्यों है, इसको सोच के आना है। ये आपके होमवर्क में है, देखते हैं आप में से कौन कितना क्रिएटिव, कितना सोच सकते हैं। इस बात को लिख लो समवेयर, कल के नोट्स पे इंक्लूड करो आप। कल के नोट्स में जगह होगी ना, वहां पे लाइन लिखो। देखिए, द टर्म डेंसिटी इज एप्लीकेबल, द टर्म डेंसिटी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। द टर्म डेंसिटी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। द टर्म डेंसिटी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये होता है, जो डेंसिटी शब्द है वो हर तरह के पदार्थ के लिए प्रयोग किया जा सकता है। द टर्म डेंसिटी
is applicable for all types of substances, but vapor density is applicable only for gases. But vapor density is applicable only for gases. इसका मतलब ये होता है जो वाष्प घनत्व है वो सिर्फ गैसों का होता है, किसी का नहीं होता। अब इसको सोच के अगर सब पार्ट ऑफ होमवर्क, ठीक है, तो वेपर डेंसिटी मैट्रिक्स बता रहा है। गैसों के जो गैस को सोच के अगर ये सब क्यों इसे दो केमिस्ट्री ने यूज किया, ये पार्ट ऑफ होमवर्क है आपका। ठीक है, आगे बस समझ बात कर लीजिए। एक सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थी, बताओ क्या थी वो? एट एसटीपी और एनटीपी। बताओ किसे कहते हैं? एसटीपी की फुल फॉर्म बताओ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में कहते हैं मानक ताप का दाब। और एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप का दाब। दोनों का हिंदी मीनिंग ये है। बताओ इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर कितना होता है? देखो सब सुनिएगा ध्यान से। 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इसे कहते हैं 1 वायुमंडलीय दाब। और टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। मैंने कल भी आपसे बोला था, इसके लिए हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एसटीपी और एनटीपी। अगर केमिस्ट्री में लिखे मिल जाए ना तो हम एकदम से कहते हैं ये एसटीपी है। किसी को पता है एट एसटीपी क्या हुआ था? कल आपको बताया था मैंने, व्हाट हैपेंस एट एसटीपी? बताओ। 22.4 लीटर ऑफ गैस is same as its grand molecular। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने एसटीपी गैस का इतना वॉल्यूम दे दिया या गैस का ग्राम मोलर मास दे दिया, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का अर्थ बराबर है। और आपने गैस का लिया 22.4 लीटर या गैस के लिए आपने ग्राम अणुभार, दोनों बराबर है हमारे लिए। ये बात अगर हम तो सिद्ध कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। बोलो। देखिए नोट्स में ना घर पढ़ना भी चाहिए, ऐसे नहीं बस आप यहाँ आगे बैठ गए। 2-3 बार कम से कम इसको पढ़ो, तब दिमाग में बातें बैठेंगी और फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे, उनको यहाँ पे डिस्कस करो। और अभी तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपको कल से होमवर्क ही मिलेगा, होमवर्क भी करके लाना है और होमवर्क भी चेक हुआ करेगा। ये नहीं आपने घर पे कुछ किया ही नहीं। चलिए अब आज की थ्योरी शुरू करें। नोट करिए, हमारा आज का हेडिंग है एटॉमिक मास, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु भार। आज का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसे कहते हैं एटॉमिक मास, हिंदी में कहते हैं परमाणु भार। आगे हम यही पढ़ेंगे परमाणु भार क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास हिंदी में कहते हैं परमाणु भार। चलिए अगर आप ध्यान ध्यान दीजिए, सब हेडिंग लिखकर छोड़ बोर्ड पर टेंशन में। देखो हम सबको एक बात पता है, वो भी परमाणु, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना, इन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। किसी को लिखना नहीं होगा, इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सब एटॉमिक का मतलब होता है कि परमाणु इनसे बना हुआ है। ठीक है, पुराना ये हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके मिलने से हर एक को पता है एटम बनता है, परमाणु बनती है ऐसे। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है? एटम तीनों से लेके अपना, इन तीनों के अपने भार है, तीनों के अपने अपने भार है। अपने पास है, किसी को पता है एक प्रोटॉन का भार कितना होता है? और ये बातें हमको याद क्लास 12 में हमने फिजिक्स में। ऐसे न्यूट्रॉन का भार 1.67 तीनों में। अच्छा एक बार सबसे भारी कौन है? देख के बताओ सबसे भारी कौन है, सबसे हैवी कौन है? एटम। क्या बात कर दी आपने, उसकी तो पावर -31 है। सबसे हैवी कौन है? अभी गलत क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे हैवी नहीं है। जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो। न्यूट्रॉन सबसे हैवी है, देखो आप। सबसे भारी न्यूट्रॉन है, इस वैल्यू को इससे कंपेयर कर लो, ये पावर आपके समझ से वाली है। सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, के बाद कौन होता है? प्रोटॉन। सबसे हल्का, इसका सबसे भारी
तो सबसे हल्का होता है, फिर नोट मत करिए अभी। आपको किसी को पता है कि एक परमाणु का, एक एटम का ऑलमोस्ट मास कहाँ होता है? केंद्र में। इज राइट, केंद्र में, सेंटर में। और सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस, नाभिक। और नाभिक में कौन कौन होते हैं? साफ दिख रहा है? जो भारी भारी पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं, नाभिक में बैठे हैं। इससे परमाणु का ज्यादातर भार उसके केंद्र में होता है, नाभिक में होता है। और जो उसकी कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो तो ना के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है। ये करना है, देखो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है? इलेक्ट्रॉन सबसे भारी, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का। अभी बाद में एक साथ कॉपी करें। अब हमारा सवाल कुछ और है। हमारा सवाल है एक एटॉमिक मास में कैसे होगा? एटॉमिक मास क्या है? देखो, एक एलिमेंट अपने पास से मान लेते हैं एक्स। एक तत्व ले लिया हमने एक्स। ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये उसका मास नंबर। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। आपको पता है एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक होता है, आपको शायद पता हो, तो नहीं प्रोटॉन होते हैं। ये जो एटॉमिक नंबर है ना, जिससे परमाणु क्रमांक कहते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इस एलिमेंट एक्स में ना जेड प्रोटॉन है इस टाइम, और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात सबको पता है? किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन। क्यों? तभी तो एटम उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। आपने सुना परमाणु उदासीन होता है? उदासीन होने के पीछे रीजन क्या है? जितना प्लस का आवेश उतना माइनस का आवेश। इसका मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात। ये सवाल पिछले साल नीट के अंदर आ चुका है, फिजिक्स में आया था ये, कि एटम के न्यूट्रल होना का क्या सबूत है? परमाणु उदासीन क्यों होता है? बड़ा सिंपल सी बात है। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। नो डाउट के पास जेड प्रोटॉन है, जेड इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है ई माइनस जेड क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। वेल नोन फॉर्मूला, लेकिन नहीं 11 15 अच्छे नहीं है। आपने सबने पढ़ा हुआ है पहले, उस चीज को यूज करो। ठीक है? तो देखिए हमारा सवाल है एटॉमिक मास कैसे निकले। देखो एटॉमिक मास निकल के निकाल। एटॉमिक मास सिंपल सी बात है, इन सबके मासेस का सम, इन सबके द्रव्यमानों का योग। देखो मैं Z इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का भार। Z इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का भार। और A माइनस Z इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का भार। आपने देखा मैंने क्या करा? जितने प्रोटॉन थे सबका भार निकालने, जितने इलेक्ट्रॉन थे सबका भार निकालने, जितने न्यूट्रॉन थे सबका भार निकालने। और अगर हम ये भार का योग सब कर दी, इसका मतलब क्या हुआ? बस हर ये बस समझ। लेकिन छोटी सी बात, एक परमाणु तीन तरह के कणों के मिलने से बना है। तीनों के अपने अपने भार है, तो तीनों के भारों का योग कर दो ना। तीनों को मैंने, तीनों के मासेस को छोड़ दिए। और ये आपसे को पूछे आपके 12th में पीसीएम में कितने नंबर आए थे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने नंबर थे? तो क्या करना है? फिजिक्स के नंबर प्लस केमिस्ट्री के नंबर प्लस मैथ्स के नंबर, तीनों को जोड़ना ही तो है। वही मैथ्स मैंने यहां लगा दिया। अब जो रिजल्ट आएगा दोबारा से कुछ समझ, कितना एलिमेंट्री सा मैथ्स बताओ। वही एक परमाणु तीन कणों के मिलने से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी। तीनों के अपने अपने भार है। तो परमाणु भार आप कैसे निकालोगे? तीनों के भारों का योग करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना उनकी संख्या से उन्हें गुणा भी करना। समझ गए आप? अगर जेड प्रोटॉन है तो जेड गुना एक प्रोटॉन का भार, जेड इलेक्ट्रॉन है तो जेड गुना एक इलेक्ट्रॉन का भार। ए माइनस जेड क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या गुना एक न्यूट्रॉन का भार। अब तीनों के बाहर निकाल के तीनों को जोड़ दिया, रिजल्ट आ गया एटॉमिक मास। आई बात समझ समझ तरीके से। हमारा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट होगा। और मोल कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब ये सारे फंडामेंटल्स फॉर्म हो। बहुत ध्यान से सुने, एक एक चीज समझे, फिर नोट करिए और घर में प्रैक्टिस भी करें। ठीक है? नोट करिए से मैंने लिखा एग्जैक्टली, आप भी ऐसे नोट करो। और ये प्रोटॉन के बाहर, न्यूट्रॉन के बारे में सब फिजिक्स में आता है, क्लास 12 मॉडल फिजिक्स। ये वहीं से याद होने चाहिए आप। और आगे से याद रखो सबसे हल्का कौन है, सबसे भारी कौन है, ये सब पता हो। एटम का उस मास कहाँ है, परमाणु का जो ज्यादातर भार है वो कहाँ है, ये पता होना चाहिए। ठीक है? ये होता है एटॉमिक मास।
सिंपल सी फिजिक्स की अप्रोच है। फिजिक्स वाले कहते हैं एटॉमिक मास ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परमाणु बाहर निकालने की सीरीज स्टेप्स, सबके भारों का योग, सबके एटॉमिक मासेस का सम करना है, मासेस का सम करना है, तो आपको एटॉमिक मास मिलता है। फास्ट होते हैं, बहुत सारा काम करना है। मैं और विकास ने अभी वो मेरे से क्वेश्चन पूछे वो एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु बाहर क्या है, इसको डिफाइन करता हूँ, इनको एटॉमिक मास के डेफिनेशन स्टार्ट। देखिए एटॉमिक मास is a sum of atomic mass is a masses of sum of SUM sum of masses of electrons, protons, and neutrons. Sum of masses of electrons, protons, and neutrons present in an atom. इसका मतलब ये होता है कि एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों का भारों का योग, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। आगे बात सबको समझ, नथिंग स्पेशल, को बड़ी बात नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो सुनो, अब क्या होता है, ये तो फिजिक्स की अप्रोच है, फिजिक्स वाले ऐसे काम करते हैं। अब हमारे पास एक केमिस्ट्री की अप्रोच है, अगर ध्यान दो, देखो ये मेरी बहुत अच्छी होगी, मेरे बीच में और भी लिख दिया अथवा। अब केमिस्ट्री की अप्रोच सीख लो। अब केमिस्ट्री में क्या करा, एटॉमिक मास को निकालने के लिए पहले यूनिट, यूनिट की बात है। अभी सुना आपने एरिया में यूनिट करा, एटॉमिक मास है, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास। किसी को लिखना नहीं, केमिस्ट्री करते हैं हमको एटम का मास की हेल्प से निकलना है। देखो उसके लिए केमिस्ट्री ने क्या किया, अब केमिस्ट्री में पहले वन एएमयू को डिफाइन, वन एएमयू, अगर आपने कभी क्या होता है, वन एएमयू कैसे परिभाषित करेंगे आपको, उसको पता जल्दी से बताएं, नहीं मालूम तो मैं सिखा रहा हूं। देखो वन एएमयू क्या होता है, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे तो इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम एक ग्राउंड स्टेट। ये लिखना नहीं, देखो ये इसकी डेफिनेशन क्या मतलब हुआ, कार्बन 12 का एक परमाणु में लिया, क्या कर दिया उसका 12वां हिस्सा, उसका 1/12, उसका 12वां हिस्सा कर दिया, सब क्या कहते हैं एटॉमिक मास, एएमयू सॉरी, उसको एएमयू बोलते हैं। मास की हम जो एटम का मास निकालते हैं वो एएमयू में निकालते हैं। एएमयू एक यूनिट है, यूनिट मात्रा किसे कहते हैं यूनिट, जैसे मीटर क्या है एक यूनिट है, केल्विन क्या है एक यूनिट है, ऐसी एक यूनिट है जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जब भी परमाणु को बाहर निकालते हैं केमिस्ट्री वाले इसमें निकालते हैं, लेकिन केमिस्ट्री मैंने डिफाइन करती है वन एएमयू है क्या, एक एएमयू की क्या परिभाषा है, देखो सब ध्यान से देखो, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 इन ग्राउंड स्टेट। ये बताओ ग्राउंड स्टेट कैसे है, कार्बन कार्बन जो भी उसका भार होगा, जो उसका बार का हिस्सा है, इसको हमने क्या कहा एक एएमयू। देखो डेफिनेशन पढ़ के देख लो यहां साफ है, उसको हमने एक एएमयू कर, लेकिन ध्यान रखना ये ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट समझते हैं, जैसे मैं सुना होगा परमाणु की अलग अलग स्टेट होती है, अलग अलग अवस्थाएं, जैसे लेना कि आपके सामने कुछ ऊर्जा स्तर बना, इनको ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। जब कोई चीज यहां बैठी होगी सब क्या लेंगे ग्राउंड स्टेट, बोलो ग्राउंड स्टेट। अगर वो यहां से ऊपर चल गए इसका मतलब उसके अंदर क्या आ गया साइटेशन, उसे कहते हैं साइट्स। तो हम ग्राउंड स्टेट में होते हैं, हमारा परमाणु ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, ध्यान रखना। ये डेफिनेशन आप प्रॉपर लर्न कर लेंगे। अब सुनिए हमारा सवाल है, अब हमारा क्वेश्चन है कि इससे बाहर कैसे निकालें, एकदम से ध्यान देना, देखो ऐसा मैं टेंशन देगा ना आपको, मैं केमिस्ट्री के अप्रोच सिखा रहा हूँ। अब केमिस्ट्री में एटॉमिक मास कैसे निकालें, ये आपका केमिस्ट्री क्यों आ सकता है, ये भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से एक एएमयू क्या है, और वो यहाँ पे चेंज कर देंगे, कभी यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो ये डेफिनेशन डिट्टो रट लो।
1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन पर एटम इन ग्राउंड स्टेट। ये बिल्कुल याद होना चाहिए सब बच्चों को, ठीक है। कार्बन 12 के एक परमाणु के स्थान का पास शब्द है वो किसमें होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट। बात है फिगर। सवाल है एटॉमिक मास क्या होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम, आपको शायद पता होगा इसका एटॉमिक मास होता है 43 AMU। देखो अब इस 23 का मीनिंग समझाता है। आप इस 23 को ना ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये एक एमयू का 23 गुना है, साफ दिख रहा है, एक एमयू का 23 गुना 23 टाइम्स। इसका मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास tells us an atom of an element, an atom of, of respect to, with respect to 1/12 of कार्बन 12 है, ठीक। नाउ उससे देखो वैसे नहीं समझो, बड़ा नहीं समझो मीनिंग हमारा बैठे। एटॉमिक मास ऑफ थाइसिस, परमाणु भार में एक तत्व का एक परमाणु हाउ मेनी टाइम्स हार्डली, क्या मतलब वो कितने गुना भारी, पूरा भारी है। किसके रिस्पेक्ट, सिर्फ 1/12 ऑफ कार्बन 12 ग्राम्स। इसलिए एटॉमिक मास का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ये बताया करेगा कि उसका एक परमाणु इसकी तुलना में कितने गुना भारी है, कितने गुना भारी है, सीधी सी बात। आप समझ रहे हो इस बात। जैसे सोडियम है 23 गुना भारी है, तो इसका परमाणु भार 23 है। मैग्नीशियम 24 गुना भारी है, तो इसका परमाणु भार क्या होगा, 24 है। तो सोचो देखिए हमें कोई याद नहीं करना, थोड़ा एग्जाम नहीं देना, हमें चीजों को समझना है कि परमाणु भार का काम क्या है। परमाणु भार का सीधा ये उद्देश्य है, परमाणु भार में ये बना रहा है कि वो इसका एक जो परमाणु है वो इसके रिस्पेक्ट में कितने गुना सही है, कितने गुना हैवी है। ये जो बाहर की बात करता है ना वो परमाणु भार है। फॉर एग्जाम्पल है जल होता है, जल ये बात ये बताना है कि वो जो परमाणु है वो इसकी तुलना में कितने गुना भारी है। समझ रहे हैं आप, कितने गुना भारी है, सीधी सी वो जो कितने गुना भारी है ये कौन बताएगा, एटॉमिक मास बताएगा। बोलो बात क्लियर हुई है। अभी देखिए और छोड़ देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छी रैंक आने का मतलब क्या बताओ। जो टॉपर था ना, टॉपर एक नंबर वाला, उसकी तुलना में हम कहा थे, 5वीं जगह बैठे थे, उसकी तुलना में। बात को समझना, हमारा टॉपर से कंपटीशन हो रहा है, टॉपर था पूरे एग्जाम का, उसकी तो फर्स्ट रैंक आ गई, उसकी तुलना में हम 5वें नंबर में बैठे थे। किसी की रैंक आ गई 100, 100 की रैंक आने का मतलब क्या, उसकी तुलना में हम 100 नंबर में बैठे। किसी की रैंक 1 लाख आ गई तो उसकी तुलना में 1 लाख नंबर में बैठे। आप समझ रहे हो, जब रैंक निकलती है ना तो किसी से कंपैरिजन होता है, तुलना होती है हमारी, वो टॉपर बच्चा होता है, हम टॉपर के रिस्पेक्ट पे कहां से बैठे हैं, ये होती है हमारी रैंक। ऐसी एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास हमें ये बता रहा है कि एक तत्व का एक परमाणु किसकी तुलना में कितने गुना सही है, कितने गुना भारी। देखो ये देखो बड़ा, देखो ये कितना काम की चीज है, कितने टाइम्स, कितने गुना भारी, इसका मतलब यही है। तो कितने गुना भारी का आंसर है ना, आपको परमाणु भार दिया भाई, बस ये है परमाणु भार का उद्देश्य, एटॉमिक मास का पर्पस ये है। एटॉमिक मास ये बताया करेगा एक एलिमेंट का एक एटम विद रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ कार्बन का कितना, कितने टाइम्स हैवियर है, कितने गुना भारी है, भारी। अब बात आई समझ, क्लियर हुआ, नोट करो इसको फटाफट।
देखो दिमाग यही रखो तभी आएगा, पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। एक एक बात को इतनी बार रिपीट कर रहे हैं, समझ नहीं आता क्लियर। फास्ट सीखना देखो मैंने बहुत बहुत सारा काम करना है। तो एटॉमिक मास का ये काम होता है, एटॉमिक मास का पर्पस है ये बताना कि एक तत्व का एक परमाणु 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें हिस्से के रिस्पेक्ट में कितने गुना भारी है। वैसे ये एटॉमिक मास का उद्देश्य है। आई बात समझ। वो सबसे ऊपर क्या किया, डेफिनेशन ऑफ वन एएलयू, एक एएलयू की परिभाषा, वो आपको याद नहीं चाहिए बात। वो ऐसे पूछ रहे एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास में क्या, एटॉमिक मास में ये बता कि हमारा ही इसकी तुलना में कितना गुना भारी है। इस बार अगर आपको ये कितने गुना भारी का आंसर चाहिए तो आपका एटॉमिक मास ये होता है एटॉमिक देखो ये वर्ड अंडरलाइन इसका हिंदी है कितने गुना भारी, हिंदी में नहीं, ऊपर लिखिए सीधा 1 की डेफिनेशन। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इन ग्राउंड स्टेट, कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें हिस्से को बोलते हैं बने। और वो परमाणु कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में, सबसे नीचे वाले स्तर पे होना चाहिए। चलिए क्लियर हो गया सबको, उम्मीद है। देखो दो अप्रोच सीख लिए हमने, एक तो अप्रोच फिजिक्स वाली है, सबके भारों का योग करो, और एक अप्रोच केमिस्ट्री वाली है। हम केमिस्ट्री करिए, हम किसी का योग नहीं कर रहे, हम तो एक एएलयू से तुलना करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एएलयू से तुलना, कंपैरिजन करेंगे और चेक करेंगे हमारा परमाणु कितने गुना भारी आ रहा है। जितने गुना भारी आया करेगा वही क्या होगा उसका एटॉमिक मास। आई बात सबको समझ, आई थिंक क्लियर। अब देखो अगले स्टेप पे आते हैं। देखो अब एक भी चीज बहुत काम की है, देखो इसलिए उसको बोलते हैं कॉमन सेंस। हमें बात को बहुत दिमाग को बिना चिंतित मेरे से या सब टेंशन नहीं ले रहे हैं। देखिए आपको ना बुक्स पे ना, अब यहाँ देख लो ये बहुत काम की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस हो, दिमाग में बात बैठ गई तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती सारे पॉइंट में। देखो मैं आपको तीन चीजें क्लियर करता हूँ। आपको बुक्स में किताबों में ऐसे भी लिखा मिलेगा 23, ऐसे भी लिखा मिलेगा और ऐसे भी लिखा मिलेगा। देखो हमने एक चीज को तीन तरीके से लिखा, सोडियम बराबर 23, 23, 23 है 23 ग्राम। अब तीनों में क्या अंतर है आपको ये समझा। जहां सिर्फ 23 लिखा है 23, ये तो है रिलेटिव एटॉमिक मास, कहते हैं इसको रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको हिंदी में कहते हैं सापेक्ष परमाणु भार। सापेक्ष, उसमें क्या हुआ, यूनिट कट गई, यूनिट कट गई, मात्रक कट गई। देखो मात्रक नहीं आ रहा, जैसे कल वेपर डेंसिटी की बात की गई, क्या वेपर डेंसिटी को मात्रक था, वो मात्रक कट रहा, ज्यादा कहीं बात एग्जैक्टली देखो ना। इसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास, सापेक्ष परमाणु भार, शॉर्ट में इसको आर एन कहते हैं, आर। ये कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ सकते हैं क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास है, इसका नाम क्या है एटॉमिक स्पेस एएमयू। अभी मैंने आपको सिखाया, बताओ मुझे 23 एएमयू क्या बता रहा है। सोडियम का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें हिस्से का 23 गुना भारी है, 23 टाइम्स हैवियर। अभी कहा था मैंने, तो नीचे लिखा था इसका नाम है ग्राम एटॉमिक, कहते हैं ग्राम, कॉमन सेंस, ग्राम, हिंदी में कहते हैं ग्राम परमाणु भार। अरे बात समझ, अरे मैं आ रहा हूँ मेन पॉइंट जो मुझे सिखाना, एक बार दोबारा देख लो। ऐसे लिखा हो तो रेडियल टॉपिक मास, ऐसे लिखा हो तो टॉपिक मास, इसका नाम क्या है ग्राम। सभी को लिखेगा ये, अब सुनो एक बहुत काम करता है, देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। सबको पता है ये तो एक परमाणु है, बोलूंगा ना मास में है,
क्या एक तो सबसे एक सवाल है पूरी क्लास में, सोच के बताओ, क्या एक एटम 23 ग्राम का हो सकता है? एक मिनट गर्ल्स मना कर रही है, क्यों नहीं हो सकता? एक मिनट बोलने दो, तो क्यों नहीं हो सकता बताओ अपनी बात को। क्या एक एटम 23 ग्राम का नहीं हो सकता? आपने मना करा, जल्दी बताओ क्यों नहीं हो सकता? कुछ कोई किसी को कहना रीजन दो कोई, सब मना कर रहा है, क्यों नहीं हो सकता बताओ। हाँ बोलो बोलो। अलग पॉइंट, ये चीज इसलिए पॉइंट नहीं, तुम्हें पता इससे मिलकर बना। हमारा एक सवाल ये है पूरी क्लास में, क्या एक परमाणु 23 ग्राम का नहीं हो सकता? हाँ या ना? जल्दी बताओ, जिसको ना कहना रीजन भी देते हैं, ऐसे नहीं बस अपनी बात कह दी। हाँ या ना, क्या एक परमाणु 23 ग्राम का नहीं हो सकता? इसका उत्तर ना ही है। क्यों? अब सुनो अब सुनो, 23 ग्राम अच्छी खासी वैल्यू होती है। 23 ग्राम को छोटी मोटी चीज, जैसे ये पेन है, शायद ये भी 23 ग्राम का नहीं होता। ये पेन भी 23 ग्राम का नहीं है, चलो उसको 23 ग्राम का मान लेते हैं, ये पेन 23 ग्राम का है। 23 ग्राम में इतना सारा मटेरियल लगा हुआ है जिस परमाणु को हम देख भी नहीं पा रहे, इतना छोटा, जिसको हम देख भी नहीं सकते, क्या उसमें 23 ग्राम आगे बैठ सकता है? अगर उसमें 23 ग्राम होता तो परमाणु का साइज बहुत बड़ा होता। बोलो बात है नहीं ये सही? दोबारा देखो मेरा सवाल क्या है। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, क्या एक एटम 23 ग्राम का हो सकता है? इसका उत्तर है नो। सुनो उसका रीजन क्या है। भाई 23 ग्राम बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 23 ग्राम एक अच्छा खासा मास है। परमाणु 23 ग्राम को रखे कैसे अपने अंदर? 23 ग्राम रखना आसान थोड़ी ना है, क्योंकि जिस परमाणु को हम देख भी नहीं पा रहे, इतना छोटा है इतना छोटा है, वो 23 ग्राम को रखेगा कैसे? इम्पॉसिबल। बताओ क्या लगता है आपको? छोड़िए, देखो आपको क्लियर नहीं हुआ है, पर ध्यान दो। आप मार्केट से एज्यूम करो सब्जी खरीदने जाते हो, ध्यान दो सब बॉयज गर्ल्स यहाँ पे देखो, आपको आलू खरीदने, आप पूछा आलू क्या रेट दी, उससे कहते 500 रुपये, इससे बोला 500 रुपये, तो क्या होगा? एकदम से हैरानगी होगी, इतने महंगे हो गए 500 रुपये किलो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बोलो। इसका मतलब वो 1 किलो की बात ही नहीं कर रहा, वो शायद पूरी पूरी की बात ना कर। बोलो। देखो आपके दिमाग में आना चाहिए, जब उसने कहा ना 500 रुपए, एकदम दिमाग में कि इतने महंगे हो गए आलू, असंभव हो ही नहीं सकता। बताओ अगर इतने महंगे हो जाएंगे तो पूरे इंडिया में बात फैल जाएगी, ये तो न्यूज बन जाएगी। बोलो होगा नहीं होगा? देखो 500 रुपए किलो कभी आलू हो ही नहीं सकते। प्लस यहाँ पे देखो, सिमिलरली जैसे आपने 500 रुपए सुन के आपके दिमाग में स्ट्राइक किया ना, ऐसे ही यहाँ या 23 ग्राम, 23 ग्राम में तो एक परमाणु हो ही नहीं सकता। बोलो। इसका मतलब ये बाहर किसका है? एक मोल एटम्स का है, एक का नहीं है, एक मोल परमाणुओं का है। बोलो आ रही है बात समझ? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस। आप यहां से ऑटो पकड़ के घंटाघर चले गए, मेट्रो चांस आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने यहीं से ऑटो पकड़े घंटाघर का ऑटो कर लिया, ऑटो वाला मांग ले 100 रुपए, तो क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तो पागल बना रहे हो क्या? इतने डिस्टेंस कैसे हो गए? बोलो कहोगे नहीं कहोगे? क्योंकि कुछ चीजें अंडरस्टूड है, आप 10 रुपए देके चले जाओ ठीक है, बस तुम्हारा इतना अधिकार है, इतना कर दिया। लेकिन अगर वो ज्यादा मांग रहा है तो आपको गुस्सा एकदम आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? एग्जैक्टली यहां पर है, कुछ चीजें ना अंडरस्टूड होती हैं, अंडरस्टूड अपने आप समझ आती है। भाई 23 ग्राम का एक परमाणु हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने 23 ग्राम कह दिया तो वो पक्की बात है, वो पक्की बात है, किसका मास है? 1 मोल किसका है? 1 मोल आई बस। और देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, ध्यान देना देखिए, आपको मार्केट से नोटबुक रजिस्टर खरीदना, रजिस्टर जिसमें हम काम करते हैं, रजिस्टर रजिस्टर कितने का आता है? 40 रुपए का, 50 का, 100 का आता होगा, 150 का आता होगा। अच्छा रजिस्टर, आप मार्केट गए, फिर आपने पूछा अभी कितने का रजिस्टर, रजिस्टर का क्या रेट चल रहा है? अब उसने क्या किया? 1,000 रुपए, उससे 1,000 रुपए बोला, तो आपको सीधे हैरान क्यों? इतना महंगा तो हो ही नहीं सकता, दिल्ली के अंदर भी रेट नहीं होगा, मुंबई में रेट नहीं होगा। इसका मतलब ये एक रजिस्टर की बात नहीं कर रहा, एक दर्जन की बात कर रहा। हमारे माइंड में है एक दर्जन की बात कर रहा, 1 डजन की बात कर रहा। बोलो। हो सकता है आप होलसेल मार्केट चले गए हो, एक मार्केट है हमें पंसारी में जाती है, वो होलसेल मार्केट है, वहां चले गए, आपने वह दुकानदार से बोला रजिस्टर का क्या रेट चल रहा है, अब वहां पे होलसेल में दर्जन की बात ही करी जाती है, तो उसने कह दिया 1,000 रुपए रेट चल रहा है। अब 1,000 रुपए का एक रजिस्टर नहीं,
ऑटोमेटिकली वो एक दर्जन में 12 की बात करें। बोलोगा नहीं हुआ? आप सब्जी मंडी चले गए, आपको आम खरीदने हैं, आपने क्या रेट चल रहे हैं, तो आपको पता है वहां आम 1 किलो में नहीं बिकते हैं, वो सब्जी मंडी है, होलसेल मंडी, वहां पे आम की पूरी कैरेट आती है, उसे 600 रुपए। तो 600 रुपए के कम से कम कितने होंगे, वो 20 किलो तो होंगे ही। समझ है ना? मतलब यहाँ पे आपका दिमाग अपने आप काम करे, वो एक की बात कर ही नहीं रहा, वो 500 रुपए 1 किलो आलू नहीं दे रहा आप, बोलो, वो 600 रुपए 1 किलो आम नहीं दे रहा आप। और छोड़िए, आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, आपने आगे ऐसे पूछा आपकी फीस कितनी है, किसी से बोला सर आपकी फीस कितनी है, कोचिंग ज्वाइन कर दिया आप, तीनों कोचिंग करनी पीसीबी बट अगर उसे कह दिया जैसे आकाश वाले हैं, आप आकाश चले गए, उन्होंने बोल दिया 1,40,000, ऐसे बोल दिया 1,40,000, तो बताओ 1,40,000 फीस क्या एक महीने की फीस होगी? इम्पॉसिबल। अंडरस्टूड है? कितने की फीस है? पूरे 1 साल की फीस है, पैकेज, उसमें पैकेज बोलते हैं। फिर बोलो, आपका भाई कहीं जॉब करता है, उसकी सैलरी है 25 लाख, सुनो पहले ध्यान से, 25 लाख क्या एक महीने में मिलते होंगे? नेवर, पूरे 1 साल की, उसे बोलते हैं पैकेज मिल रहा है, सैलरी पैकेज। बोलो आ रहा है समझ? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, जहां पे एकदम सुनकर लगा गया इसका मतलब ये है। अब यहां पे ध्यान दो, अगर हमने एएमयू कहा एक परमाणु का भार, और जैसे हमने ग्राम कहा, आप समझ जाना एक परमाणु का भार नहीं हो सकता है। किसका भार है? एक मोल परमाणु, एक मोल एटम्स का वेट। देखो आया समझ तो क्वेश्चन होंगे, वरना एक भी क्वेश्चन नहीं पाएंगे। और एक मोल का ये नंबर हो, ये नंबर है एक। और छोड़िए और सुनिए, पानी की बात कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है 18 ALU, क्या चीज है? 18 ALU क्या है पानी का? आप कहते हो एक अणु का भार, मोलिकुलर मास, इसे मोलिकुलर मास, ये पानी का मोलिकुलर मास है, एक अणु का भार है, किसे कह दिया 18 ग्राम। क्या है? क्या एक मोलिक्यूल 18 ग्राम का हो सकता है? सवाल, किसका भार है ये? एक मोल। समझ रहे हो आप? देखो एक बात तो सुन लो, अगर पानी का एक अणु 18 ग्राम का हो जाए ना, तो एक गिलास पानी में पता नहीं कितने लाखों मोलिक्यूल्स होते हैं। तो पता फिर एक गिलास पानी का भार कितना होता है? क्विंटल्स में आता है, जिसको हम उठा भी ना पाते। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, 18 ग्राम का एक मोलिक्यूल हो ही नहीं सकता। इसका भार है एक मोल, इसका आ रही है बात समझ? तो इसमें जरा सी भी गलती ना हो, अगर आप इसको भूल गए, हमारे साथ बात कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, तो जब तक बातें महसूस ना हो, क्लियर ना हो कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं। बोलो क्लियर, क्लियर नोट करिए इसको फटाफट। अब लिखिए, लिखिए लिखिए, सोनी नहीं क्लास में, जल्दी से नोटबुक निकालिए, नोट करिए। हाँ बताइए, बोलो बेटा। आप जानते हैं एक मोल से, एक मोल इस नंबर को बोलते हैं। अगर इतने परमाणु को आपके पास आ गए, ये होता है एक मोल बेटा। अरे भाई ये नंबर एक मोल है, जैसे 1 डजन, एक दर्जन क्या होता है? 12 वस्तुएं, तो एक मोल में इतनी वस्तुएं होती हैं। अगर मेरे पास एक मोल एटम्स है तो इतने कितने एटम? एक मोल का ये नंबर है, एक मोल एक्चुअल। समझ रहे हो? हमारी क्लास में इतने बच्चे आ गए, तो मैं इतना बड़ा नंबर नहीं बोल रहा। हम क्या कहते हैं हमारी क्लास में एक मोल बच्चे पढ़ रहे हैं, दैट्स ऑल। शॉर्टकट है ना ये, एक मोल का शॉर्टकट, बेसिकली ये नंबर है एक मोल। आई बात सबको समझ? तो आगे से ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन मोल। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो समझो आज ही हमारा चैप्टर बेकार हो जाएगा, अगर हमें समझ नहीं आया तो। या चलिए, देखो दोबारा ध्यान दीजिएगा, देखिए एक सेकंड, देखो आखिरी पॉइंट में रिपीट कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसे लिखा मैंने 23 जस्ट 43, फोर्थ मिनट नहीं, इसका मतलब ये कौन है? रिलेटिव टॉपिक मास, हिंदी में कहते हैं सापेक्ष परमाणु भार। अगर लिखा है 23 am,
किसका मास है? एक एटम का मास, एक परमाणु का मास, साफ साफ। वो जो ग्राम में लिखा है वो एक का तो हो ही नहीं सकता, किसका है? एक मोल एटम से, एक मोल परमाणु का भार था इस बात का। बोलो। देखो मैंने भी कहा ना, 23 ग्राम एक एटम का वेट हो ही नहीं सकता। 23 ग्राम तो पक्का कोई एक एटम नहीं होगा, पता नहीं कितने सारे एटम होंगे, और हम केमिस्ट्री वाले मोल के टर्म्स में काम करते हैं, तो एक मोल एटम से आई बात सबको समझ? ठीक है ना, तो ये इसे कहते हैं अंडरस्टूड। जैसे मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल, और एग्जांपल है, आपसे बायो स्टूडेंट्स है, आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, आप ब्लड टेस्ट कराने के डॉक्टर के बस पैथोलॉजी लेबोरेटरी। अब टेस्ट के कितने पैसे लेगा? 100 रुपए, 200 रुपए, 500। अगर वो आपसे 5,000 रुपए बोलेगी, 5,000 रुपए लेते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? वो सब ब्लड टेस्ट नहीं करेगा, और भी टेस्ट उसके अंदर होंगे। 5,000 के अंदर पूरा का पूरा आपको एक पूरा कोर्स मिल जाएगा, बहुत सारे टेस्ट होंगे उसके अंदर। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड होती है, जिसके अंदर बहुत चीजें मिलेंगी। वही यहाँ पर, अब 18 ग्राम एक अणु का भार हो नहीं सकता, एक मोल मॉलिक्यूल्स का भार, एक मोल अणु का भार जिसे कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, आप किसे कितना आया इसमें। मेरे क्वेश्चन की बराबर मतलब मास हुआ, मतलब मास है, मतलब मास। ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का भार निकाल देता है, ये किलोग्राम। ये शर्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की एक अणु का भार किलोग्राम में निकल के देता है। देखते हैं कौन करता है, और एक बार और बता दूं, ये कार्बन के एटॉमिक मासेस, ये कार्बन के परमाणु भार है, इनको एटॉमिक मासेस कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो मैं दे रहा हूं, चलो चलो। तो आप किसी की आवाज आने में टेस्ट हो रहा है, देखते हैं आपको कितना क्लियर है, आप कितना समझते हैं। यार एक अणु कितने ग्राम का हो सकता है? 44,000 ग्राम।
44 किलो किसे कहता है? ये आंसर इम्पॉसिबल है। देखो सोचो ना, जिसको हम देख नहीं पा रहे, इतनी छोटी चीज 44 किलो की हो सकती है। तो आंसर है ये। इसे लिखिए है, इसे ये रीजन का आंसर करने की जरूरत नहीं। बताओ, कोई बताओ क्या आंसर आया, बताओ। 0.04244 किलोग्राम। चलो और कोई आंसर? सर हमारे को आपको समझ नहीं है, राइट हो सकता है आपका आंसर ठीक, बात कर रही। और कोई इधर प्लस है, कोई रिप्लाई नहीं। देखिए इसका मतलब यही है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ से सुन रहे हैं, बात ना करें बस। बताओ कोई आंसर, जल्दी से बताओ अगर आंसर कोई आ रहा है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको क्लियर नहीं हुआ इसका होता, कई लोग को तो बैठे बैठे ये कहाँ से आ गए इधर? तो ये भाग करने का राइट किससे भी, क्यों कर रहे हो भाग करने? देखिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकलता हूँ, मोलिकुलर मास किया है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास 40 आइडिया। अगर मैं इसको 44 ग्राम में मोलिकुलर क्या बनाया, 44 ग्राम कितने मोलिकुलर का वेट है? एक मोल मोलिकुलर, एक का, तो एक का मुझे, ये जो बाहर है ना, इसमें कोई एक परमाणु नहीं है, इसमें इतने हुए, इतने इतने मोलिक्यूल्स का वेट, तो जस्ट थोड़ा डिवाइड, जब इतने 44 है तो एक का भार कितना, सीधा का कर। अभी रुक जा, यदि आंसर नहीं आए तो सोचेंगे आंसर आए, क्योंकि आंसर ग्राम में आए। मैंने क्या पूछा था, इसको डिवाइड कर, इससे को 1000 से फिर भाग करना, लेकिन मैं करके नहीं आता हूँ कैसे लिखते हैं कॉम्बिनेशन। इसको ना 6 माना, 6, ये 0 2 3 छोड़ देना, ये बहुत छोटी वैल्यूज है। 6 मान लिया बॉक्स, 6 से इसको डिवाइड, 44/6 डिवाइड करके देखिए बॉक्स 7.3 ये कितना हुआ, 46 मार्क्स। ये देखो इसका आंसर, अगर किसी का आंसर ये आ रहा है, नियर अबाउट ये आ रहा है तो नीचे, चलो बेटा अगर किसी का तो पता है आपको डरने की, बाकी सब रॉन्ग। 44,000 कह रहा है, 44/1000 सोचा ही नहीं, किसी को बात नहीं, चल काम वैसे करना। सोचो क्यों नहीं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है। हमें थ्योरी क्लियर नहीं हो रही, इसका मतलब क्लास सोने कल साइड को रिप्लाई नहीं था, और पूरा आज इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था अच्छी क्या है। ठीक है, यहाँ पे टाइम पास नहीं, ढंग से बैठो, समझो बातों को तो सिलेक्शन होगा। यही तो देखो रियल कंपटीशन है। अगर ये सवाल करने आएंगे तो विनर है, अदरवाइज हम बाहर, तभी हो पाएंगे, सुनेंगे नहीं। तो क्लियर हुआ, इतना सिंपल। मैंने आपसे पूछा कि एक अणु का भार किलोग्राम में बता, एक अणु का भार किलोग्राम, आप चल एक अणु का भार पहले ग्राम में निकालते, बाद में किलोग्राम बनते रहते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो एक सवाल और करके का, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम। कीजिए कीजिए, बात नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कपड़ा है, बोलना बोलना काम है। एक बात बोलनी होगी, कितना आंसर आया? मेंटल मेंटल हम सही हो रहा है काफी नमस्ते। इधर पीछे गर्ल्स क्या, इधर बॉयज क्या आंसर है लास्ट में किया आपने, कितना आया? 18 ग्राम। 18 ग्राम तो एक मोल का है, मैंने किसका पूछा, एक मोलिक्यूल का। क्या कर रहा था उसे, उसे 18, हाँ, डिवाइड कर रहा, जो भी इसको भाग करके आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है। इसमें 6 मानेगा, 6 दिया 18 सबको पता है,
ये ऊपर करके प्रॉफिट माइनस करेंगे, ये नीचे दिया आज के तो 10 माइनस 4 ये किया 18 मैडम 6 मार्क्स है ना। अभी कहा था ना 0 छोड़ना पड़ेगा। अभी कहा था ना ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसको छोड़ दीजिए, इसको 6 मान के हमने डिवाइड। चलिए फाइनल हुआ, क्लियर हुआ है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये साइन का मतलब यही है कि लगभग ये आंसर आपका आ रहा है। तो 3 इंटू 10 टू माइनस 43 ग्राम, ये इसका आंसर है। इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन, अगला आर्टिकल है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन AMU एंड ग्राफ। अब हमें ये सीखना है इन दोनों में क्या संबंध है। रिलेशनशिप AMU एंड ग्राफ, नोट कर लीजिएगा। इन दोनों में रिलेशनशिप आप मिस करिए। आर्टिकल से रिलेशनशिप बिटवीन AMU एंड ग्राफ, ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं मात्रक, एक का नाम तो ALU है और एक का नाम ग्राम। अब आपको सिखाते हैं दोनों में क्या संबंध है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखो अभी हमने एक चीज सीखी, अगर किसी एटम का वेट AMU में है, अब क्या पता पहले कि कितने कितने एटम का वेट है, एक का। तो आगे समझ फिर करेंगे, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते भाई, वो एक का है वो एक दो का है। ये बराबर तब हो गए जब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही इससे मल्टीप्लाई किया तो एक मोल का बना, और एक मोल का बाहर 23 ग्राम है, दोनों बराबर। ये मैं सबको आ रहा है समझ, बताओ। तो एक का था ना, जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करा एक मोल का कितने रहेंगे? ठीक है, दोनों बराबर हो गए, 23 के स्टार्टिंग इन्हें कट कर दो, क्योंकि एक AMU बराबर है, इसको नीचे जाओ, वन अपॉन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है मैं दो नंबर की 6.023 10.20। देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भाग कर, ये डिवाइड करके आता है 1.66 10 टू माइनस 44। देखो ये एक AMU की वैल्यू है। और एक और बात, कोई चाहे तो इसे केजी बना सकता है, केजी किलोग्राम, किलोग्राम कैसे बनता है, डिवाइड करना 1000 से, और जैसी 1000 से बात करेंगे पावर -40 बस। देखो एक केजी है। अरे बस हम ये सीख रहे हैं कि AMU ग्राम में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध दोनों में है। तो यहां से एक बात पता निकल रही है, एक AMU बराबर क्या होता है, 1/Na, 1/Na, क्या चीज है, यहाँ मैंने आगे सॉल्व करते हैं केजी बनाते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप सारे आपको पता होना चाहिए और उनको बनाना आना चाहिए, इनको याद नहीं कर, इनको आप बना दो इंस्टेंट। बोलो क्लियर हुआ। और ये भी ध्यान रखो कि 23 है नहीं 23 ग्राम पड़ा, शुरू से मेरा कैसे चल रहा था, ये एक परमाणु का भार है, डुअल है, परमाणु नहीं हुआ इसलिए एक बोल रहा, जिसने हमने किसी तरह दिया दिया समय।
Yeah, suppose I was thinking, what was 6725 10 to minus 47 kg. देखो अभी हमने आगे से ज्यादा ये प्रोटॉन का वेट है। देखो इसको ना हम दोनों यार ध्यान दीजिएगा। हमारा अभी अपने दूसरा पॉसिबिलिटी है। देखो क्या है? एक एम वगैरह की उसमें देखो भी मैंने क्या बताया 1 एमयू में कितने केजी है 1.66 10 टू माइनस 47 तो ये लगभग 1 एमयू ये अप्रोक्सीमेटली 1 एमयू के बराबर किसी ने अगर पूछा आपसे एक प्रोटॉन का वेट चला आ रही है बस देख लो आप नोट देखो ना अभी करके दिखाया था मैंने अभी कराया मैंने 1 एमयू में कितने केजी होते हैं 1.66 10 टू माइनस 47 होते हैं यही वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन का वेट है लगभग यही वेट तो प्रोटॉन का आ रहा है तो उसको हमने 1 एमयू ऐसे चेक करो न्यूट्रॉन का वेट कितना है। देखो देखिए बताओ 1.67 पूरे ये शॉर्टकट है तो पूछे आपसे प्रोटॉन का वेट कितना होता है 1 एम न्यूट्रॉन का वेट कितना 1 एम शॉर्टकट है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सप्रेसिव आपको दोनों बने इन दोनों को नोट करो फिर से ये शॉर्टकट है कि प्रोटॉन का वेट अप्रोक्सीमेटली 1 एमयू है और न्यूट्रॉन का वेट भी अप्रोक्सीमेटली 1 एम दोनों के बाहर रखो 1 एमयू होगी तो साफ न्यूट्रॉन से अंदर जाओ से खबर आई है ठीक है देखो अभी तक जितना हमने किया बस इसको पढ़ के देखो आप, जो हमने भी सोफा इसको रीडिंग करो शुरू से 2 मिनट का ब्रेक है जल्दी से रीडिंग करो फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको मैंने कराया इसको पढ़ के देखो पहले जल्दी से पहले दिमाग में बैठ गए हमारे तभी नया करने का फायदा हो आवाज किसी की ना है 10 साल बोलिए तो खाया इसको बोलो रीडिंग करो उसको अच्छे से एक बार हमारा आखिरी डिस्कशन एटॉमिक मास को लेके हुआ है एटॉमिक मास क्या है किसके कितने कितने मासेस है सबसे भारी कौन है सबसे हल्की फिर एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है फिजिक्स की अप्रोच क्या है केमिस्ट्री की अप्रोच क्या है वन एयू क्या है एटॉमिक मास को एयू में एक्सप्रेस करें तो क्या होता है यहाँ पे क्या है दोनों के अपने अपने मीनिंग क्लियर होने चाहिए आई बात समझ एक दो न्यूमेरिकल्स भी करके देखे हम लोगों ने वो क्लियर है नहीं आपको और फिर हमने एक नई बात निकाली कि ग्रामिक क्या रिलेशन और इसी के बेस पे हमने कहा कि प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली क्या है 1 एम और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली क्या है 1 एम दोनों लगभग 1 एम क्लियर हो गया चलिए फिर अगला आर्टिकल नोट करिए एवरेज एटॉमिक मास अगला हेडिंग है एवरेज एटॉमिक मास इसे कहते हैं औसत परमाणु भार एवरेज एटॉमिक मास इसको बोलते हैं हिंदी में औसत परमाणु भार अब यहाँ पे औसत की बात करनी पड़ेगी एवरेज की बात करें देखते हैं देखो अभी क्या बहुत अच्छी बात है केमिस्ट्री का ध्यान रखना एक मिसकंसेप्शन ही है अगर सब एग्जाम आपने कभी जैसे कार्बन का एटम पढ़ा होगा ये कार्बन का एटम 6 से 12 और आपको पता हो ये कार्बन की क्या है क्या कहते हैं इसे एटॉमिक ये प्रोटॉन है और ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं इसके पास 6 ये जो 6 है ना इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर हम कहते हैं हिंदी में परमाणु क्रमांक और ये क्या होता है 12 अभी यहाँ पे गलती हुई ध्यान लोग उसको परमाणु भार खासकर हिंदी बड़े मिलके से जाते हैं परमाणु भार बड़े रॉन्ग ये सही मायने में मास नंबर होता है इसको हिंदी में द्रव्यमान संख्या है देखो सुन लीजिए ये परमाणु भार नहीं है
एक अलग होता है जिसको परमाणु भार कहते हैं। हमें हिंदी मीडियम में यही सिखाते हैं परमाणु भार रॉ। ये मास नंबर है, इसका नाम है द्रव्यमान संख्या, नोट नहीं करना है। तो हमें यही चीज सीखनी है, क्या केमिकल केमिस्ट्री में सुनना रहेगा। वो अलग बात है जिसका एटॉमिक मास में 12 है, इसका परमाणु भार भी 12 ही है, लेकिन वो ये वाला नहीं है। कई लोग कैसे कह देते हैं, देखो सीखो कितनी देर कोई बड़ी और बात कर रहा हूँ। आप देख लो हिंदी मीडियम में यही सिखा रहे हैं कि ये एटॉमिक मास, टोटली रॉन्ग, ये परमाणु भार नहीं है। वो अलग बात है, परमाणु भार की वैल्यू भी यही है, तो वो कहेंगे अपने आप को सेफ करें। वो कहेंगे इसकी भी तो वैल्यू हुई थी, हमने ये क्या दिया, नोट नहीं करना। ये हमारे लिए एक सवाल बनेगा, दोनों बराबर कैसे। अभी लिखेंगे अभी और एग्जाम्पल, यही काम नाइट्रोजन के अंदर भी होता है। बिल्कुल यही है। एटॉमिक नंबर कितना है, 7। मास नंबर कितना है, 41। बिकॉज इसके अंदर भी कितना है, बिल्कुल यही प्रॉब्लम। इसका एटॉमिक मास इसमें 17 को सी ऑक्सीजन के साथ में कॉल तो इन दोनों की वैल्यू जो है बराबर आ रही है। हर बार भी आती है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन पेपर सही, क्लोरीन का क्लोरीन नंबर 7 है, वहां से मत किस तरह क्लोरीन से है। हमें टीचर सही है, क्यों नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई नहीं हो। से क्यों हो रहा है, अभी नहीं, ये बड़ा टीचर रीजन, ठीक है ना। आपने एक लाइन लिखो सब, टॉपिक का नाम है एवरेज एटॉमिक मास, ये हमने हेडिंग लिख दिया, एक लाइन लिखो। देखो समटाइम्स, समटाइम्स से कहते हैं हिंदी में कभी कभी, समटाइम्स द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, sometimes the value of atomic mass is found to be same as, sometimes the value of atomic mass is found to be same as mass number, is found to be same as दो, फिर से बताइएगा, ठीक है, अच्छा यूज किया दो, their definitions are different, their definitions are different, इनकी परिभाषाएं अलग अलग है, वैल्यू सेम है। Sometimes the value of atomic mass is found to be same as mass number. दो, दो, so ये तो भी है, ये कैसा, ये आपकी वो एग्जाम्पल लिखूंगा। ये जैसे जहां मैंने एक बात बोली है उसके नीचे लिख दो, ये ऊपर के 3 केस लिख दो आप, इस बात को जस्टिफाइड कर दो। सोडियम की तो उसका मास बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे केस लेकिन वो तीनों एग्जाम्पल, तो दो तो एटलीस्ट लिखी होगी स्लाइड के नीचे रिक्वायर्स, एटॉमिक मास और मास नंबर की वैल्यू बराबर है, परमाणु भार बराबर, जबकि उनकी परिभाषा है दो है। ये वैल्यूज समान है, से ये क्वेश्चन बनता है, क्यों एटॉमिक मास सेम आ रहा है एज मास, आई बात सबको समझ, ठीक है। शुरू के 3 केस में यही हो रहा है, एटॉमिक मास सेम आ रहा है एज मास, परमाणु भार बराबर आ रहा है एज द्रव्यमान संख्या, जबकि इनकी परिभाषाएं अलग अलग है, पूर्ण क्या अलग है, इसके बाद वैल्यू सेम आ रहा है, आई बात समझ। अब जहां आपने एग्जाम्पल लिखनी हो तो कर दो, तीनों रोको से बेटर है।
क्या बट इन नंबर ऑफ केसेस जो तीन केसेस तीन केस लिखो atomic mass is found to be same as mass सही बात से कुछ समझ देखो बट in number of cases these values are not found to be same but in number of cases these values are not found to be same but in number of cases these values are not the same but in number of cases these values are not found to be same नोट करो अभी ये क्लोरीन इसका बेस्ट एग्जांपल है देखो ये क्लोरीन इसका बेस्ट एग्जांपल क्लोरीन वाले केस में तो ऐसा होगा नहीं एटॉमिक मास कुछ और आ रहा है मास नंबर कुछ और आ रहा है दोनों तरह की सिचुएशंस है कहीं पे सेम है कहीं पे सेम नहीं है प्रैक्टिकली इससे सारा सेम है अगर सेम है तो हर बार सेम क्यों नहीं अब इस बात को ओपन करेंगे आपके सामने सर याद क्लियर हो गया ठीक है तो हर बार सेम क्यों नहीं है हम इसको डिस्कस करते हैं बच्चे क्लियर ठीक है अब देखो आपको समझाते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ अब इसके पीछे रीजन क्या अब कर दूं एक बार आप पढ़ के देखो मैंने क्या सब रीडिंग करें पहले पढ़ के देखो हमारा क्वेश्चन है क्या बहुत सारे केसेस में परमाणु भगवान एक समान परिभाषा में सब क्वेश्चन बनता है क्यों अगर हम ध्यान बच्चे समझाते हैं देखिए हमारे पास एक एटम के पास अगर 80 लोग हैं इससे इसको पूरा करेंगे इसके पास कितने और 6 इलेक्ट्रॉन में कितने कौन में कितने 3 इलेक्ट्रॉन माइनस ठीक है अब ध्यान दो आप समझते हो मास नंबर कितना है आपको पता है संख्या किसे कहते हैं परमाणुओं और न्यूट्रॉनों की सॉरी प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग आपको पता हो मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है कितने प्रोटॉन है 6 कितने न्यूट्रॉन है 7 ये हो गया हमारी संख्या से मास नंबर में देखो टॉपिक पास करके कितने प्रोटॉन है 6 गुना 1 प्रोटॉन का मास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का भाग और कितने न्यूट्रॉन है 6 गुना 1 न्यूट्रॉन का बोलो ऐसे करेंगे ना अब ध्यान रखना देखो बड़ी काम की अभी हम एक बात पढ़ के आए कि प्रोटॉन का भार कितना है अप्रोक्सीमेटली 1 AMU इसी का मतलब ये 1 AMU है न्यूट्रॉन का भार कितना है 1 AMU इलेक्ट्रॉन का कितना इसे ब्लैकली से बनते हिंदी है ना नगण्य ये नगण्य है वो सब सुन ले प्रोटॉन का भार न्यूट्रॉन का भार तो लेंगे इलेक्ट्रॉन का भार नहीं हम लेंगे देखो इसको हम छोड़ रहे हैं इसको हम छोड़ रहे हैं 6 गुना 1 से कितना है 8 देखो 12 तो आ गए गणित समझ देखो दोनों की वैल्यू बराबर आ गई लेकिन आपने चीज महसूस करी तो चीज नहीं करने वाली है यहाँ पर लेकिन आ रहा बराबर है वो बराबर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक प्रोटॉन का भार 1 AMU है और एक न्यूट्रॉन का भार 1 AMU आप भारों का योग कर लो या नंबर का योग कर लो एक ही आएगी दोबारा समझ नहीं आ रहा है दोबारा देखो दोबारा कंटिन्यू होगा देखो एक सिंपल सा गणित 6 + 6 मतलब 12 6 गुना 1 प्लस 6 गुना 1 12 प्लस के लिए कौन जिम्मेदार है इनके भार 1 AMU
तो प्रोटॉन का भार एक या म्यू ना होता ना, तो न्यूट्रॉन का भार एक या म्यू ना होता, ऐसे भी नहीं करना। तो देखो ऐसी नाइट्रोजन के अंदर ये क्या है उसका द्रव्यमान संख्या, बोलो है ना। आप बताओ इसके पास कितने प्रोटॉन है? 7। 7 गुना 1 कितने न्यूट्रॉन है? 7। 7 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का भार हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार क्या है? नगण्य। 100 में से इलेक्ट्रॉन। हाँ नहीं बस देखो सुनो, मेरा सवाल ये था, ये दोनों संख्या बराबर आ कैसे रही है? एटॉमिक मास मास नंबर के इक्वल क्यों आया? इसका पता क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन का मास नेगेटिव से बदलने में एक तो ये लगेगा, इसको छोड़ दिया। दूसरी बात, इन दोनों का भार कितना कितना है? एक एक एएमयू, एक एक एएमयू होने की वजह से इनका संख्या का योग और भारों का योग एक ही तो रहेगा। हाँ ये बस समझ, जो संख्या का योग वही भारों का योग, क्योंकि दोनों का भार एक एक एएमयू है। कोई छोटा ऐसे जिम्नास्टिक हमारी क्लास में मान लेना 30 की क्वाल हमारी क्लास में 30 ना, ऐसे जोड़ देंगे सिंपल भार में ये भी सॉल्व करेंगे। इसमें कौन जिम्मेदार है? ठीक है, भार एक एक किलो होना। हाँ अगर कोई भारों में अंतर कर दे तो 100% वेट बदल जाएगा। आई बात समझ? क्लियर हुआ है? देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, एज अ masses of as the masses of as the masses of proton and neutron are 1 AMU each, as the masses of proton and neutron are 1 AMU each, दोनों का भार एक AMU है, and mass of electron is negligible. Mass of electron is negligible. इसे हिंदी में नगण्य कहते हैं। As the masses of proton and neutron are 1 AMU each, and the mass of electron is negligible. Therefore, atomic mass is same as mass number. आई बात समझ? देखो पढ़ के देखो मैंने क्या बोला। मैंने बोला प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार कितना कितना है? 1 AMU, और इलेक्ट्रॉन का भार कैसा है? नेग्लिजिबल। तभी दोनों वैल्यू सेम आ रही है। क्लियर हुआ है? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो यहां से। ऐसा masses of proton and neutron are 1 AMU each, and the mass of electron is negligible. Therefore, the value of atomic mass is same as mass number. Is found to be same as mass number. देखो ये गणित है आपके सामने, जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट। जहां मैंने ये लाइन बोली इसके नीचे लिख लो, इसको नोट करिए। बस कुछ आ रहा है समझ में चल रहा है, सो रहे आप डॉक्टर बनना है इतना आसान नहीं है, आपको पहले खुद जानना पड़ेगा। ट्रीटमेंट करेंगे ना, मतलब आप में से जो बीमार है उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो पहले वो फिट हो गया है। सच बात है, आप औरों के लिए कुछ हेल्प कर रहे थे तो पहले खुद को देख लीजिए, आप भी फिट है नहीं है। इसमें ठंडे हो रहे पूरी टेंशन दिमाग यहीं पे होना चाहिए, और ये 11th 12th नहीं है, यहाँ पे सारा माइंड गेम है ध्यान रखना। यहाँ वो बच्चे नहीं चाहिए रट लिया याद कर दिया, याद बात कुछ नहीं कर रहा, समझना है जो को फील करना है। वैसे आपको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क चेक भी हुआ आप, जैसे होमवर्क किया वो क्लास में आउट बना तो घर जाओ। बोलो क्लियर हो गया? जो गणित बोल रहा मेरे आ रहा सबको समझ? तो मैंने किसका मास छोड़ा, किसको इग्नोर किया, तो शाबाश। और का मास का मास तो संख्या का योग बराबर। ओके क्लियर हो गया?
अब सुनो क्लोरीन में ऐसा क्यों नहीं हो, जरा ध्यान देना। देखो क्लोरीन में एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल है, उसका क्या होता है, क्लोरीन के ना आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं? के समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये 75% है, ये 25%। देखो एक जो समस्थानिक है आइसोटोप है वो 75% है, दूसरा 25%। अब किसी ने बोला यहाँ पे एटॉमिक मास कैसे नहीं है, अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है। देखो हम इसको छोड़ नहीं सकते, 25% अच्छी खासी वैल्यू होती है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हमें इसको भी लेके चलना है और इसको भी लेके चलना है, दोनों को लेके चलना। किसी को पता है ऐसे केस में एटॉमिक मास कैसे निकलता है? सही कह रहे हैं, शाबाश। ऐसे केस में क्या निकालना पड़ता है? औसत, एवरेज निकालना पड़ता है। आ रही है बस, औसत में सारे आ जाते हैं ना। आपके यहाँ पे टेस्ट हुए, मान लीजिए आपके यहाँ पे 10 टेस्ट हो, क्या देना, 10 टेस्ट हो रहे हैं, हर हफ्ते एक टेस्ट होता है। एक दिन आपके पेरेंट्स ने आगे ऐसे पूछा मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी, तो हम क्या करें? यस, इनका औसत निकालते हैं, 10 टेस्ट का निकालते हैं औसत, कहते हैं कि आपके बच्चे की एवरेज परफॉर्मेंस ये चल रही है। ये नहीं उनको हर टेस्ट के नंबर बताओ अलग अलग, उन्हें कंफ्यूजन हो जाएगा सुन के, किसी में आपके अच्छे नंबर आए थे, किसी में बेकार भी आए थे। तो हमने एवरेज निकाल दिया, औसत। कोई गणित यहां पर है। अब हम इसको भी लेके चलेंगे और इसको भी लेके चलेंगे, तो औसत कैसे निकलता है? इसका एटॉमिक मास 35 है, इंटू इसकी परसेंटेज। इसका एटॉमिक मास 37 है, इंटू इसकी परसेंटेज। कौन? सम परसेंटेजेस। इसकी ना और डेप्थ परसेंटेज करेगा। तो अब जो वैल्यू यहां से वो कितनी आती है? 35.1। वो आई 35.1, इसको सॉल्व करना अपने आप से। देखो ये वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ कहां कहां एटॉमिक मास मास नंबर के इक्वल नहीं आएगा, ज्यादा हम क्या निकाला करेंगे? औसत निकाला करेंगे। जब भी औसत निकाला करेंगे दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएगी। और पता औसत कहां निकालना पड़ेगा? जब दोनों की परसेंटेज अच्छी खासी हो, सिग्निफिकेंट। आपको एक बात बताओ, कार्बन के भी होते हैं, समस्थानिक कार्बन के भी है, कार्बन 12, लेकिन हमें इनकी बात करोगे क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत कम है। सही करें, ये बहुत कम पाया, ये बहुत कम पाया, ये ना के बराबर मेनली ये मिलता है, इसलिए औसत निकालना नहीं करता। लेकिन इसमें आपको औसत निकालना पड़ेगा, मिलेगा रियल एवरेज एटॉमिक मास की खाद। एटॉमिक मास इज नॉट गोइंग टू बी सरपास। देखो एक इंपॉर्टेंट है, if I elements sorry if isotopes of an element have if isotopes of an element have if isotopes of an element have significant, इसे कहते हैं अच्छी खासी, significant abundance, नेचर में अच्छे खासे मिलते हैं, significant abundance, average atomic mass is calculated. If isotopes of an element have significant abundance, बोर्ड लिखा हुआ है, average atomic mass is calculated, okay, which is not found to be same as mass number. Average atomic mass is calculated, which is not found to be same as mass number. Which is not found to be same as mass number. क्लियर? और आपको एक बात पता होगी शायद, ये जो वैल्यू वाली इसे कहते हैं नॉन इंटीजर। क्या कहते हैं इसको? नॉन इंटीजर। एक डेसिमल में आ गई ना, ये वैल्यू नॉन इंटीजर है। यदि कॉम्पिटिशन होता है कि नॉन इंटीजर वैल्यू कब आती है, तो कब आएगी? जब हम एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, आगे आगे